हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ विच इज़ पेपर नंबर 3 ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशरी ऑफ ईयर 2023। ठीक है, तो हम लोगों ने सिविल लॉ 1 सिविल लॉ 2 डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज मैच द फॉलोइंग एज पर द सेक्शंस ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। डायरेक्टली सेक्शंस पूछे हैं, कौन से सेक्शंस हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो है पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज सेक्शन नंबर 12। पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस दैट इज सेक्शन नंबर 29। पावर टू कैंसिल एनी अदर लाइसेंस एंड टू रिकवर फीस दैट इज सेक्शन नंबर 30। एंड लास्ट हमारा कौन सा बच रहा है, सी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बी इज लेफ्ट, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो दैट इज सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी वाला हमारा आंसर करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछा शाह बानो बेगम का जो केस था वो किसने प्रोनाउंस किया था उसका जजमेंट, तो दैट इज सीजेआई वाई चंद्रचूड़, ये आपको याद होना चाहिए। देन which section of the POCSO Act deals with the punishment for using child for pornographic purpose? Section number 14. In which of the following cases has the Supreme Court set aside the Delhi High Court judgment which decriminalized Section 377 सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाउस फाउंडेशन? ये बहुत ही लैंडमार्क के ऐसे केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये वाला सेक्शन इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने काटा क्योंकि स्क्रैप कर दिया गया है हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और दूसरी बात कि इसका कोई वेटेज नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसे हटा दिया। अब इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। इसमें वही सेक्शंस आपको बताने हैं, तो इसका डी हो गया। एक्ट डन इन गुड फेथ, गुड फेथ के लिए आपका ए हो गया, और अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी दैट इज सी, और पब्लिक न्यूसेंस बी। सो इट इज सी, सॉरी, डी ए सी बी, डी। ऐसे जब नहीं समझ में आया ना तो उसको लिखना ज़्यादा बेटर होता है, डी ए सी बी, फिर एकदम से देख करके आप उसको फिल कर सकते हो OMR में। डी ए सी बी दैट इज बी वाला हमारा करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं लिकर वेंट और बार और एनी अदर प्लेस, ठीक है, वेयर लिकर और अदर इंटॉक्सिकेंट्स आर सोल्ड और स्टोर्ड और सर्व्ड अंडर सेक्शन 26 ऑफ HP एक्साइज एक्ट 2011 इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months। इसमें मे भी कुछ गलती होगी। पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 month एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड 2,000 रुपीज, और पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज और विद बोर्ड। डी इसका जो है करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाले भी क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया गया था, तो उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 9th वाला जो हमारा सवाल है दैट इज FIR under section 154 of CRPC is not a substantial piece of evidence। ऐसा कौन से केस में कहा गया था, और ये सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट या कोराबोरेट करने के लिए यूज करी जाती है। ऐसा कहा गया था शंभू दास के केस में। ठीक है, अब पूछा है कि विद सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विद द डीलिंग्स इन ट्रॉफी एंड एनिमल आर्टिकल्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। कहाँ पर विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिट कर रखा है, सेक्शन नंबर 44 में। फिर से यहाँ पर देखो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एटलीस्ट जो हमारे मेजर लॉज हैं और जो लोकल लॉज हैं उसके सेक्शंस अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस, देखो इंपॉर्टेंट ही सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस सेक्शन नंबर 154 विच इज सी। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस ए में होता है 161 में, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन 164 ए में होता है, दैट इज डी। और फिर उसके बाद हमारा 173 बचा, तो सी ए डी बी, CADB, इट इज ए। देन 12th वाला क्या क्वेश्चन है, कह रहा है इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल, समरी ट्रायल हो रहा है, ध्यान रखना, अंडर सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट इट शैल बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट टू पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year, एन अमाउंट ऑफ फाइन 500 रुपए तक हो। 2 और 1 year में कंफ्यूज नहीं होना, 2 year की सेंटेंस वहां पे मिल रही है 138 में, ठीक है, यहाँ पे समरी ट्रायल की ये लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 195A of CRPC provides a right to file complaint to the witness of any other person in relation to an offence under section 195A of IPC। फिर उसके बाद 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर प्रोवाइडेड टू एन एक्साइज ऑफिसर। इसमें से कौन सी पावर नहीं है एक्साइज ऑफिसर के पास। तो अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो जो एक्साइज ऑफिसर होता है ना, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, एंटर कर सकता है, कहीं पर भी एग्जामिन कर सकता है, अकाउंट और रजिस्टर्स टेस्ट कर सकता है, वे कर सकता है, मेजर कर सकता है, लॉजिकली सीज कर सकता है कोई भी अकाउंट्स वगैरह अगर उसे लग रहा है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम है तो, लेकिन वो पनिश नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली वो काम एक्साइज ऑफिसर का नहीं है। तो
अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो, हालांकि पढ़ना है आपको। जो आपके ये एचपी एक्साइज एक्ट है, क्योंकि इससे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही उससे पूछा गया था, तो एटलीस्ट कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट इस एक्ट में जो पनिशमेंट्स दी हुई है, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो अमेंडमेंट है 2024 का, जो कि 9 दिसंबर को आई गेस आया है, तो वो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट और कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि आप उसमें सब कुछ पढ़ लो, एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस पता होने चाहिए। Then question number 16. X, while committing a murder, removed some ornaments from the dead body, though the accused X was guilty of an offense of murder. Guilty था murder के लिए। The removal of ornaments कौन से मतलब क्या उसने ऐसा ऑफेंस किया जब उसने ऑर्नामेंट्स उसके ऊपर से हटाए, तो मिस अप्रोप्रिएशन होता है ये, सेक्शन नंबर 404 आईपी से। ये ध्यान रखना, ये आई गेस पिछले साल के पेपर में कि कौन से पेपर में इन्होंने डायरेक्ट ये सेक्शन पूछ लिया था, और अभी इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने एग्जाम्पल देकर के, आप ऐसे कह सकते हो इलस्ट्रेशन देकर के पूछ लिया है, ठीक है, तो याद रखना। कह रहा है इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताओ कौन सी है, ट्रू बताना है हमें, कोई इनकरेक्ट नहीं बताना, जो सही है वो बताना है। कह रहे तो द पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइड्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही बात है। द मेडिकल एक्सपेंसेस रजिस्ट्रेशन एफआईआर के बाद हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो दोनों ही सही है। डैश कैन प्रोसीड अंडर सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं कौन, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, तीनों ही जो है कर सकते हैं ऐसा। फिर पूछ रहा है सेक्शन कौन सा है सीआरपीसी का, स्टेट्स दैट कॉम्पनसेशन पेएबल टू द विक्टिम अंडर सेक्शन 357A विल बी इन एडिशन टू कॉम्पनसेशन पेएबल अंडर सेक्शन 326 और 376 ऑफ आईपीसी। इसके एडिशन में कौन से सेक्शन के बारे में, कौन सा सेक्शन इस बारे में बात कर रहा है कि वो इन एडिशन होगा, तो आई थिंक इट इज 357B इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक 357B है, हाँ 357B, इट इज 357B, ठीक है। फिर उसके बाद एज पर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पावर्स ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, पावर टू एंटर बाय हिमसेल्फ, पावर टू एंटर बाय हिमसेल्फ और एनी ऑफिसर, या तो खुद से जाएगा, किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेगा वहां उस पर्पस के लिए, अपॉन एनी लैंड एंड टू सर्वे एंड डिमार्केट एंड मेक अ मैप ऑफ द सेम, या फिर पावर, और उसमें साथ में कौन सी पावर है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन ट्रायल ऑफ बोथ है, यानी दोनों ही पावर्स है उसके पास। सेक्शन नंबर डैश सीआरपीसी डील्स विद द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट, मतलब मजिस्ट्रेट कौन सेक्शन में अरेस्ट कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 44। 43 में कौन अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन। ये भी पूछा गया है सवाल प्राइवेट पर्सन वाला, इसलिए मैंने बताया, मतलब अभी इसमें नहीं पूछा गया है, पिछले साल किसी में पूछा गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक्स वॉज कन्विक्टेड बाय एन एडिशनल सेशन जज, एक्स को कन्विक्ट किया गया था एडिशनल सेशन जज ने फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। लेटर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जज वाज क्वॉश्ड बाय हाई कोर्ट, जो है जज का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया, ठीक है, ऑन द ग्राउंड कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 233 कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। देयर अपॉन अ पॉइंट वाज रेज्ड कि जो भी कुछ उन्होंने जजमेंट दिए हैं वो वॉइड है क्या, और उनको सेट असाइड करना है, क्या होगा यहाँ पर, जजमेंट वॉइड नहीं होगा, ठीक है। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, 3 कैटेगरीज बता रखे हैं, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सी 3 कैटेगरीज बता रखी है फॉरेस्ट एक्ट में। डॉक्टर राहुल, ध्यान से पढ़िएगा, गेव अ स्टेटमेंट टू पुलिस, पुलिस को उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 14 साल की उनकी डॉटर है रीमा वाज किल्ड बाय हिज सर्वेंट मनु, ठीक है, उसके सर्वेंट ने उसे मारा। द पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, जो डॉक्टर राहुल ने स्टेटमेंट दिया उसके बेसिस पर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर ली। द पुलिस क्वेश्चन डॉक्टर गीता, वाइफ ऑफ डॉक्टर राहुल, अब गीता को भी जो है ऑब्वियसली क्वेश्चन किया गया, एंड शी ऑल्सो गेव स्टेटमेंट इन ट्यून, मतलब राहुल ने जैसा कहा था वैसे ही गीता ने भी कहा। विद द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर राहुल ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज रिवील्ड दैट रीमा, मतलब कि उसकी जो बच्ची थी वो स्किल्ड बाय डॉक्टर कपल, मतलब कि इन्हीं दोनों ने मारा था, माँ बाप ने ही मारा था। इन सच सर्कमस्टांसेस पुलिस शैल रजिस्टर अ न्यू एफआईआर, क्या नई एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत है, कोई एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिपोर्ट फाइल करी जाएगी। द सेकंड एफआईआर शुड बी ट्रीटेड एज द ओरिजिनल एफआईआर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल करी जाएगी। ऑफेंसेस सेक्शन नंबर 138 एनआई एक्ट में, मतलब किस तरीके के ऑफेंसेस है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है, यानी कि वारंट तो चाहिए अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बेल हो सकती है, ठीक है। ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस इज कवर्ड अंडर सेक्शन, ऑर्डर टू पे कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो ये 26 आपका क्वेश्चन है, 359 में है ये,
देख लेना एक बार इसको, जहां तक 359 में ही है, गलत तो मैंने मुझे याद है 26, हाँ ठीक है 359 में ही है, ठीक है। ए इज अक्यूज ऑफ थेफ्ट ऑन वन ओकेजन, एक ओकेजन में जो है उसको कहा गया कि इसने चोरी करी है, और दूसरे ओकेजन में कहा गया कि ग्रीवियस हर्ट किया है, मतलब कि एक बार उसने कहीं कभी चोरी करी होगी, फिर कुछ दिन बाद उसने ग्रीवियस हर्ट किसी को कॉज कर दिया। अप्लाइंग सेक्शन 218 ऑफ सीआरपीसी, ए मस्ट बी चार्ज एंड ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कि बेसिकली एक ट्रायल ही चलेगा उसका, थेफ्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों का। या फिर हो सकता है कि ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज किया जाएगा और सेपरेटली ट्राई किया जाएगा, अलग अलग ट्रायल चलेगा थेफ्ट और ग्रीवियस हर्ट का। ये कैन बी चार्ज एंड ट्राइड ओनली फॉर थेफ्ट, क्या मतलब अगर उसने दोनों ऑफेंस किया तो केवल थेफ्ट के लिए उसे करेंगे क्या? इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों ही ऑप्शंस आपके स्क्रैप हो गए, मतलब कि दोनों ही ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमारे को है इन दोनों में कंफ्यूजन कुछ नहीं है। जब उसने एक ओकेजन पे किया है थेफ्ट, दूसरे ओकेजन पे उसने किया ग्रीवियस हर्ट, तो उसको साथ में ही जो है ट्राई किया जाएगा, ध्यान रखना। इसमें से कौन सा केस रिलेटेड नहीं है सेक्शन 84 यानी कि अनसाउंड माइंड से? तो एक केवल यही वाला केस है, आर वर्सेस रिडली एंड स्टीफन्स, जो कि आपका केस है उसका नेसेसिटी का, सेक्शन नंबर 81 का। फिर पूछ रहा है एज पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। इसमें से बेसिकली उन्होंने अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा, अमेंडमेंट तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। उन्होंने ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें आप प्राइवेट डिफेंस की राइट एक्सरसाइज करते हुए सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। स्टॉकिंग में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वॉयरिज्म में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एसिड अटैक में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो आई गेस ये सेक्शन नंबर 100 आपका आईपीसी में दिया हुआ है, और सेक्शन नंबर 102 में या 103 में आपको दे रखा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो तब आप डेथ कब कॉज कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड 102 ही है शायद, ठीक है, एक बार देख लेना। फिर अब देखो, इंडिया हैज अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन द ईयर ऑफ 1992 है शायद, 1992 में, हाँ 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इंसर्टेड 228 ए कौन से अमेंडमेंट से आया था? 1983 के अमेंडमेंट से आया था। कुछ ऐसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था उससे कौन से सेक्शंस ऐड किए गए, ये एसिड अटैक वाला मेन चीज़ तो वही ऐड करी गई, ठीक है। कौन से केस के बाद ऐसा हुआ, तो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद ये सारी चीज़ें हुई है। तो ये सारी चीज़, फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरी, अब इसका सवाल आंसर जो है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये इसका जो आंसर है दैट इज ए, रट लो इसको बस ऐसे ही, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू सेक्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनआई अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015। 138 ए जैसा कोई सेक्शन नहीं है, 139 ए जैसा भी कोई सेक्शन नहीं, 142 ए जरूर है, जो कि हमें आई गेस ट्रांसफर के बारे में बता रहा है ना, केसेस कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वो वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम अंडर पॉक्सो इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करेगा? देखो स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करती है, ठीक है, और ये CWC, स्पेशल कोर्ट CWC इन कोऑर्डिनेशन विद लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो आपका डी वाला सही है। फिर उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट पूछा है। अब अभी ऊपर ट्रू पूछ रहे थे, अब इन्होंने पूछा है कि गलत कौन सा है इसमें से। कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सही बात है। A person has right to defend his own body only, सिर्फ अपनी बॉडी को क्या डिफेंड कर सकता है, दूसरे की बॉडी को नहीं बचा सकता, बचा सकता है, तो ये गलत है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सटेंडेड टू कॉज डेथ अगेंस्ट एनी एक्ट, कोई भी अगर एक्ट होगा तो आप क्या डेथ कॉज कर सकते हो सामने वाले की? नहीं, उसकी कुछ सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अ पर्सन हैज इवन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वेयर देयर इज टाइम टू रिकोर्स, अगर आपके पास टाइम है क्या पब्लिक अथॉरिटीज का प्रोटेक्शन रिकोर्स कर सकते हो, तो भी क्या प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज हो जाएगा? नहीं, तो आप नहीं कर सकते। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका गलत है, गलत पूछा है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत है। अब क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस कंसर्निंग हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स एंड रॉन्गफुल स्टीरियोटाइपिंग, दैट इज आर्टिकल नंबर 5। कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। ऑल द रिकमेंडेशंस ऑफ जस्टिस वर्मा, देखो जस्टिस वर्मा की कमेटी की जो है वजह से, उनके रिकमेंडेशंस की वजह से 2013 का अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन क्या सारे रिकमेंडेशन सिर्फ उन्हीं के थे कि उनका कोई भी, देखो नन वाला तो मैंने आपको बता दिया, तो नन वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस जो थे वो जस्टिस वर्मा कमेटी के ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following chapters of HP Excise Act deals with the excise duty and countervailing duty? तो chapter number 6. In which of the following case the Supreme Court held that it is necessary to get permission of CJI before registering an FIR against a sitting judge? अगर वो सिटिंग जज है यानी कि वो अपना जुडिशियल फंक्शन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब अगर आपको उनके अगेंस्ट कोई FIR करने हैं तो CJI का परमिशन लगेगा। ऐसा कहा गया था वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम अंडर पॉक्सो शैल बी कंडक्टेड, कैसे होगा? इन अकॉर्डिंग्स टू 164A, जैसे रेप विक्टिम का होता है वैसे ही होगा। फिर उन्होंने पूछा है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? 2S में। शेयर्ड हाउस होल्ड S ऐसे याद रखो, ठीक है? अगर नहीं याद है तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है। is a landmark case in which Supreme Court provided some guidelines for assisting the victims. किसके victims? Victims of rape, ठीक है? And was decided by the bench of Justice S. Mohan, Justice M. I can't pronounce it, and Justice S.B. Majmudar, ठीक है? तो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बेल टू अ पर्सन हु इज अपेरेंटली अ चाइल्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, पावर्स ऑफ चिल्ड्रन को, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। प्रिलिमिनरी असेसमेंट तो आपका 15 में दे रखा है, तो ए बेल वाला ही आपका सही है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट कोर्ट, कौन सा इसमें से कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा अंडर सेक्शन 326A एंड 326B ऑफ IPC के लिए? तो यानी कि एसिड अटैक के लिए कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है? 45 question says which of the following sections of IPC deals with offense namely voyeurism? 354C, जब किसी ने डिसइंटरेस्ट आपके उसमें शो कर दिया है तो फिर तब भी अगर आप उसका पीछा करते हो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ों से परेशान करते हो तो वो वॉयरिज्म में फॉल करेगा। उस पर जो है मूवी भी बनी है, कौन सी? दृश्यम, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही वॉयरिज्म से ही चलता है। अब देखो, एक सेकेंड, डिसइंटरेस्ट नहीं, सॉरी, डिसइंटरेस्ट की यहाँ पर बात नहीं है। मतलब when a woman expects herself to be not noticed, मतलब ऐसा कोई प्राइवेट एक्ट में अगर वो इंडल्ज है, विमेन, कोई महिला अगर किसी प्राइवेट एक्ट में इंडल्ज है, वो वॉशरूम हो सकता है, वो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में, मतलब वो कोई ऐसे सेक्स वाले उसमें अगर वो इंडल्ज है किसी प्राइवेट एक्ट में, तो अगर उसके बाद उसकी कोई वीडियोस फोटोज अगर वायरल कर देता है सोशल मीडिया पे, तो ये सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी उसको किसी और को दिखाता है या कुछ भी, तो ऐसे में 354C लग जाएगा, वॉयरिज्म लग जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद 46 सेज जेंडर रोल्स आर कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। ये अगर नहीं भी पता तो इसको ये याद रख लो कि ए और आर दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ये वैसे भी अगर आप पढ़ोगे भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है, ठीक है? फिर उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अप्रोप्रिएट for National Legal Service Authority यानी कि नालसा to set up a committee to make model rules for providing the compensation for the victims of rape and acid attack. Lakshmi versus Union of India, Mukesh and others versus State of NCT of Delhi and others, Nipun Saxena versus Union of India के केस में ऐसा कहा गया था, ठीक है? Recently, the Supreme Court in its landmark decision has recognized and reinforced the fundamental role of judiciary in protecting the autonomy and dignity of children. ठीक है? The court held that the words physical contact and touch cannot be qualified and restricted to skin contact. ठीक है? ऐसे सतीश बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पॉक्सो का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC, कह रहा है CRPC में कुछ भी लिखा है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 या NI एक्ट के बारे में बात कर रहा है, एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पे। मतलब अगर जब तक आप कंप्लेन नहीं करोगे 138 के रिगार्डिंग, तब तक कोई भी कोर्ट अपने आप से सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा, एज द केस मे बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एंड सच कंप्लेंट इज मेड ऑफ द डेट ऑन विच इज द कॉज ऑफ एक्शन। जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उससे 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो कंप्लेन कर देनी, तो विद इन 1 मंथ। फिर उसके बाद पूछा लास्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज इन सेल्फ डिफेंस इज जस्टिफाइड। अगर आपने किसी वाइल्ड एनिमल की मृत्यु कारित कर दी है तो ऐसे में, और ऐसा सेल्फ डिफेंस में आपने किया तो ये जस्टिफाइड है, मतलब बेसिकली अब आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऐसा कहा गया था, ठीक है? नो क्लेम शुड बी मेड बाय एनी पर्सन हु किल्ड द एनिमल, तो ऐसे में तिलक बहादुर राय वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कहा गया था, ठीक है? सो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, दैट इज हमारा क्रिमिनल लॉ वाला पेपर कंप्लीट हो गया है।
अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।